Okay, let's start today's the new lecture series on elasticity. तो स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर सीरीज में जिसका नाम है क्या, इलास्टिसिटी। तो इसे इलास्टिसिटी कहेंगे या फिर इसे कहा जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फिर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने पढ़ लिया था। नाउ वी आर स्टडीइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो क्या होती है इलास्टिसिटी, क्या है इसका राज, सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन। पहले मुझे इंट्रोडक्शन देने दीजिए एक चीज का कि इलास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, इन शॉर्ट इलास्टिसिटी, और फुल नेम सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहला है स्टूडेंट्स, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हेडिंग लगाइए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ओके, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, आपको इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा नहीं लिखने इस बार। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर था 11th क्लास में था। ठीक है, जिससे उस समय लीव किया गया था कि हाँ 12th में फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बार जो 12th का न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको सीईटी, नीट एग्जाम और जेईई मेंस के एग्जाम के रेस्पेक्ट में ये चैप्टर पढ़ना है, इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना है। आई विल एक्सप्लेन, ओके, एंड आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या है कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी मैटर है, मैटर लड़ाई झगड़े वाला नहीं, कोई भी सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, मैटर वो। तो एनी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन जनरल व्हाट वी कैन से एनी मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया। एटम्स consist of two parts. What? First is nucleus, other is electrons. ठीक है, यानी कि मैटर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फिर से क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइंडली, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइंडली नोन एज ए न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स की, यानी कि द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो पहला पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स decides the structure of nucleus। ठीक है, तो किन्हीं भी दो न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है दैट विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। चलो, तो न्यूक्लियस के बाद क्या आता है, एटम, और एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज दे आर हैविंग ए चार्ज। सो it is the electromagnetic force between the charged particle which decide the structure of atom। ठीक है, so it's electromagnetic force between charged particle, between electron and nucleon
or you can say simply proton. Decide the structure of atom. Decide the structure of atom. ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो था न्यूक्लियर फोर्स, वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस कैसा बनेगा या कैसा दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, दैट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो डिसाइड करता है कि एटम कैसा दिखेगा। ओके, नाउ न्यूक्लियस बन गया, एटम बन गया, अब एटम और एटम के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू एटम्स और फोर्स बिटवीन एटम्स, फोर्स बिटवीन एटम्स डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। ठीक, चलिए, और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स। फोर्स बिटवीन एटम इज नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से पता चल गया एटम कैसा बनेगा। अब दो एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट वन इज द इंटर एटॉमिक फोर्स डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स बिटवीन, ये मिटा दे रहा हूं ना, ये वाला फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन molecule and molecule, force between molecule decide the structure or decide the structure of material seen by us. Decide the structure of material seen by us. तो अब कहानी समझ में आई क्या, कि कोई भी मैटर है, मैटर जो है हमने माना था कि वो दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट इज द एटम एंड द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोई भी मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उन दोनों को कंबाइंडली कहा गया था न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, वो डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस कैसा दिखेगा। ठीक है, अब तो न्यूक्लियर फोर्स डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो एटम बन गया, पहले न्यूक्लियस बना फिर एटम बना, अब दो एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स है, उसकी वजह से डिसाइड हुआ कि मॉलिक्यूल कैसा बनेगा। ठीक है, नाउ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल सीन बाय अस, और जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये था एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन, उम्मीद है समझ में आया होगा कि हाँ, कि एक जनरल सा आइडिया है कि कैसे क्या कौन सा फोर्स काम करता है। ओके, सो इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, राइट डाउन इट, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। आगे हमें क्या पढ़ना है, now we will study interatomic and intermolecular forces। मिटाते हैं, मिटा दिया, अब क्या मिटाते हैं, पहले पूछते तो बताते सर, है ना, कैसे बताते, मैं सुनता ही नहीं। चलिए, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, हेडिंग लगाओ, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर एटॉमिक की, यानी कि फोर्स बिटवीन टू एटम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, इसकी बात करेंगे, है ना। अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं, आई एम जस्ट गिविंग सम बेसिक फंडा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो हम बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं जो आगे जाके काम आएगी। ठीक है, तो आप बस समझते जाए इन चीजों को। फोर्स
between two atoms can be explained by a graph, can be explained by a potential energy graph। ठीक है, चलिए क्या है इसमें, ये कहना चाहते हैं कि एक ग्राफ आपको गिवन है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस r। ठीक है, थोड़ा दूर कर देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये r। ठीक है, तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में हम फोर्स को समझना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? समझना चाह रहे हैं। उसको समझने के लिए कहा गया है कि यू हैव वन ग्राफ। कौन सा ग्राफ? दैट वन इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी दोनों एटम्स की है और r जो है डिस्टेंस है उन दोनों एटम्स के बीच का। ठीक है, चलिए आइए ग्राफ बना देते हैं। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है। ठीक, यहां पर भी ये टच नहीं है और यहां पर भी ये टच नहीं है। अब ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी की है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है ना। जहां जीरो होगी वहां कहां जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जब r टेंस टू होगा इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट पे जाके कर्व टच होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो और यू कैन राइट टेंस टू जीरो इज r टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक, अब दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक है, ऐसी हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये ग्राफ जो है इस एक्सिस के नीचे है तो ये ग्राफ होगा नेगेटिव और ये ग्राफ होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ओके, चलिए इतना समझ में आता है। पॉजिटिव मीन्स फोर्स बिटवीन टू एटम्स वो कैसा है? रिपल्सिव है। इज रिपल्सिव। ठीक है, एंड नेगेटिव मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन एटम्स इज अट्रैक्टिव। सो फोर्स बिटवीन एटम्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो हम देखते भी F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। दो चार्ज अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो क्या आता है? नेगेटिव फोर्स आता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है, तो ओवरऑल फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स व्हाट? अट्रैक्शन, क्योंकि दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव। चलिए इतनी बात समझ में आई। चलो अब क्या हुआ? अब ये है कि यहां से तो पता चल रहा है कि ये हो गया रिपल्सिव और ये हो गया अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया अट्रैक्टिव। ठीक, अभी क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कोई भी मेरे पास एक मैटर गिवन है, कोई भी एक मटेरियल गिवन है। ओके, मटेरियल गिवन है, उसके लिए दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। ओके, अब अगर r को मैं डिक्रीज करता हूं फ्रॉम ए लार्जर वैल्यू, इज r डिक्रीजेस फ्रॉम लार्जर वैल्यू इज r डिक्रीजेस फ्रॉम लार्जर वैल्यू, तो क्या होगा? यानी कि लार्जर वैल्यू मतलब r का लार्ज वैल्यू यहाँ है। अब मैं r को कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, यानी कि इधर आ रहा हूँ। सही है, तो कम कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? देखिए
इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। पहले यहां पर था, यहां पर, यहां पर, यहां पर, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, यहां पर आया पोटेंशियल एनर्जी और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ। सही है, यानी कि एज आर डिक्रीजेस, एज आर डिक्रीजेस फ्रॉम लार्जर वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीजेस। सही है, चलिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आप आर को लार्ज वैल्यू से थोड़ा कम करते हैं। डिक्रीज करते करते व्हेन आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, अब आर इक्वल टू आर नॉट कहां है, ये यहां है। ऐसा मैंने माना, ठीक है, ये पूरा आर था, आर इक्वल टू आर नॉट पर जब मैं पहुंचा, यानी कि इधर से मैं कम कर रहा हूं, कम करते करते आया तो मैंने देखा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। लेकिन ठीक आर इक्वल टू आर नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम है। सही है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मीन्स व्हाट, द गिवन सिस्टम और गिवन एटम्स और द डिस्टेंस बिटवीन एटम will have the stable equilibrium। ठीक है, when r equal to r naught potential energy is minimum, so atoms are in equilibrium, क्योंकि दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या है, r naught है। ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट, पहला ये है कि अगर लार्ज वैल्यू r से आप कम करते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। अब आप कम करते करते r इक्वल टू आर नोट पर आ गए, और आर नोट एक ऐसा वैल्यू है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। जहां सबसे कम है वहां पर वो क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है वो स्टेबल रहता है कब, जबकि उसकी एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है, तो स्टेबल सिस्टम का मतलब ही क्या है, स्टेबल का मतलब ही क्या है, इक्विलिब्रियम में होना, और इक्विलिब्रियम में होना मतलब क्या है, एनर्जी सबसे कम होना। सही है, एनर्जी का सबसे कम। चलिए, इतना लिख चुके, तीसरा ऑब्जर्वेशन में बताता हूं। अब मैं आर को कम करते 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 और कम कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक कहानी हो गई। अब मैं यहां पर आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। अब बताओ, यहां पर तो मिनिमम थी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां से यहां मतलब बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई, बढ़ गई, फिर ये पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, यानी कि फर्दर डिक्रीजिंग द आर, फर्दर डिक्रीजिंग द आर क्या होगा, the potential energy will increase and the force become attract, so force become repulsive between the two atoms। ठीक है, force become repulsive between two atoms। तो तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा, फर्दर डिक्रीजिंग R will increase the potential energy and hence the force between atoms is repulsive। atoms is repulsive। ठीक है, तो इतना लिखिए, मैं एक बार फिर से ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, मुझे उम्मीद है कुछ को समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं भी, क्योंकि नया ग्राफ हो सकता है आपके लिए। चलिए, मिटा दे रहा हूं। ये सारी चीजें काम आने वाली है आगे, अभी चैप्टर हमें स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए, फिर से देखिए एक बार ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। किसके लिए, कि कोई भी दो एटम थे, और वो दो एटम कहाँ है, वो दो एटम किसी मटेरियल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक, अब वो r क्या है, कैसे वेरी करेगा विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, वो हम देखेंगे। जाहिर सी बात है, ये जो कर्व होगा वो हर दो एटम के लिए या फिर हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा,
हम एक जनरल कर्व पढ़ रहे हैं कि हाँ इन जनरल कैसा हो सकता है बिहेवियर। ठीक है, तो इन जनरल जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। ठीक, ये ग्राफ जाके मिलेगा जब r इन्फिनिट पर होगा। ठीक है, और वहां जाके जब मिलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, 0 है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0 इज r टेंड्स टू इन्फिनिट। जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे ये ग्राफ इस एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव है, और ये क्या था, पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है। नेगेटिव का मतलब हो गया द फोर्स बिटवीन टू एटम्स फॉर दिस मच ऑफ डिस्टेंस, फॉर दिस मच ऑफ डिस्टेंस फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, यहाँ कैसा होगा, रिपल्सिव। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा कि आपको क्या करना है, पहला ऑब्जर्वेशन था फ्रॉम लार्जर वैल्यू, लार्ज वैल्यू ऑफ आर से आपने आर को कम किया, यानी कि इधर से आर को कम करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आए, फिर देखा पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, यहाँ आए और कम हो गई, यहाँ आए और कम आए। ठीक है, तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन ये लिखा क्या कि एज आर डिक्रीजेस फ्रॉम लार्जर वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीजेस एंड फोर्स विल बिकम अट्रैक्टिव बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, so force become attractive, ये लिख लेना आप। ठीक है, force become attractive, as r decreases force attractive हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कम होते 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 आपने डिस्टेंस को यहां पर पहुंचा दिया। ठीक है, जहां r का वैल्यू मैंने कहा ये r नोट के इक्वल है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, मिनिमम है इस ग्राफ का, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर मिनिमम है तो कोई भी सिस्टम या कोई भी दो एटम्स स्टेबल यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं अगर उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मतलब क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टू एटम्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो r इक्वल टू r नॉट, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। चलिए तीसरा, अब इसके बाद r को और कम किया तो देखो यहां पर आ गए, यहां पर कहीं पर आएंगे, यहां आए, फिर यहां आया, अब पोटेंशियल पहले से ज्यादा हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नाउ विल इंक्रीज इफ वी फर्दर डिक्रीज r विद रिस्पेक्ट टू r नोट, यानी कि r नोट से भी कम कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना हो जाएगा स्टार्ट। और फॉर स्मॉल सेपरेशन बहुत ही छोटे सेपरेशन के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, और पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीजेस। ठीक है ना, सो फॉर स्मॉल सेपरेशन ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, तो ये हुआ दो एटम के बीच के फोर्स की कहानी समझने के लिए कि फोर्स कैसे क्या चेंज हो रहा था। नाउ सेम थिंग विल गोज विथ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगला आप पॉइंट लिखेंगे, सेम नेचर गोज विथ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे, सेम नेचर ऑफ कर्व इज शोन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, सो फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या, ये दो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, अब उनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, इंटरमोलिकुलर लग रहा है। If we decrease r from a larger value, potential energy will decreases. At particular value r equal to r naught, it will have equilibrium, यानी कि स्टेबल होगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट करेंगे। सो डेट्स हाउ इट्स वर्क। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है हम देखेंगे। चलिए लिख लीजिए इतना इससे। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, जो मेन पॉइंट है आज हमें जो स्टार्ट करना था। वैसे ये जो ग्राफ मैंने दिखाया है वो वर्क एनर्जी पावर में आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए बताता हूं थोड़ा सा, जिसको समझ में आ जाए बेहतर, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। तो इसको मैंने कहा यू है पोटेंशियल एनर्जी को,
किसी भी पॉइंट पर इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स। वाई एक्सिस मतलब डेल्टा यू और ये डेल्टा आर, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे? डी यू बाई डी आर, ठीक है, फॉर स्मॉल चेंज। ओके, हमें पता है इन वर्क पावर एनर्जी वी हैव स्टडीड F इक्वल टू डी यू माइनस डी एक्स, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर x की जगह क्या है? r है, डिस्टेंस, ठीक है, ये वर्क एनर्जी पावर से लिखा। अब डी यू बाई डी आर क्या है? स्लोप है। स्लोप है मतलब क्या है? टेंजेंट, ठीक है। यहां पर जो टेंजेंट है वो कैसा है? स्ट्रेट है, मतलब टेन थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो डी यू बाई डी आर इक्वल टू 0, तो ये 0 हुआ इस पॉइंट के लिए। तो एफ फोर्स कितना आ गया? 0, यानी कि नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ये अगर समझ में आना है आपको, समझ में अगर चाहते हैं कि समझे ये पॉइंट, गो थ्रू द पॉइंट ऑफ वर्क एनर्जी पावर, जहां पर आपने 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और कौन सा था? जो भी था, स्टेबल, अनस्टेबल, एक और था न्यूट्रल, ठीक है। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते थे वहां पर। चलिए अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए हमें क्या समझना है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड क्या होता है, यानी कि रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी वैसे हम रोटेशनल मोशन में देख चुके हैं। जी हाँ, देख चुके हैं, आपको मानना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक रिजिड बॉडी लिया, जैसे यही है, क्या ये रिजिड बॉडी है? उसका लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कि कोई भी जो रिजिड बॉडी है, इट इज सेड टू बी रिजिड ओनली एंड ओनली। आप क्या कीजिए, कोई भी 2 पार्टिकल लीजिए, ठीक है, इफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड when we apply some external force, then it is said to be rigid body। तो डेफिनेशन लिखवा देते हैं एक बार। ए बॉडी said to be rigid is said to be rigid if a body is said to be rigid if the relative position of its constituent particles remains unchanged when external force are applied to it। काफी मजेदार है, यहां से चैप्टर स्टार्ट जो होता है। क्या कहना चाहते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, यानी जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। क्या है कि कोई भी एक रिजिड बॉडी मैंने दिखाया, मुझे नहीं पता ये रिजिड है, मैं कह रहा हूं कोई भी एक बॉडी है। क्या है ये? कोई भी एक बॉडी है। तो बॉडी है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो मैंने 2 पार्टिकल दिखा दिए, ए और बी, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ रहा होगा और इनका रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये है, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर है, इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर है, ठीक है, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगाया। बाहर से फोर्स लगाने पर पढ़ो इसे, बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं
तब भी अगर इनका पोजीशन अनचेंज रहता है, सेम ही रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। सही है। जैसे समझने के लिए एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। अब फोर्स अप्लाई कर दिया है तो क्या होगा? क्या इन दोनों के बीच का पोजीशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फोर्स बहुत कम लगाया है ना? तो हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, रिजिड बॉडी ऐसी हो सकती है, लेकिन क्या वास्तव में कोई रिजिड बॉडी है? इस बात पर हम आज चर्चा करते हैं। नो, परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा करके उसे डिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। खास बात क्या है स्टूडेंट? जो अब एक्सटर्नल फोर्स है उसे अब यहां पर हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। उसी का नाम क्या दे दिया है? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? देखिए, जैसे ये लिया मैंने, ठीक है, उम्मीद है देख पा रहे हैं, इससे देख पा रहे हैं। चलिए, क्या है? ये कोई बॉडी है, मुझे नहीं पता ये रिजिड है या नहीं। इफ आई अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, और अप्लाई करने के बाद अगर इसके किन्हीं भी दो पार्टिकल की जो पोजीशन अनचेंज रहेगी, देन आई विल से इट्स ए रिजिड बॉडी। ठीक है। लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया, कुछ भी किया, क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई या नहीं? चेंज हुई, दिख रही है ना? यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते वक्त आपको देखना है क्या चेंज हुई, क्या हाँ हो गई है, तो पूरी तरह से झुक भी गया है। यानी कि ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका पार्टिकल जो है वो चेंज हुआ पोजीशन, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। सही है, नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है। अब जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स किया है अप्लाई, उसको मैं कह रहा हूं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि इसने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया। पहले कुछ अच्छा लग रहा था, दिखता अच्छा था, अब ये अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि झुक गया। डिफॉर्मेशन। क्या हो गया है? डिफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई नाउ वी विल कॉल एक्सटर्नल फोर्स एज ए डिफॉर्मिंग। उम्मीद है समझ में आया। चलिए और देखें, जैसे ये नहीं मारा जाएगा इससे आपको, है ना? अब यहां दो पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं, फोर्स अप्लाई किया, क्या चेंज हुए पार्टिकल की पोजीशन? जी हाँ, बुरी तरह से चेंज हो गई है। अगर बुरी तरह से चेंज हुई, अगेन इट कॉजेज सम डिफॉर्मेशन इन इट, है ना? सम डिफॉर्मेशन इन इट, दैट्स व्हाई वी कॉल एक्सटर्नल फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब इस पर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ऐसे कर दिया, तो क्या हो रहा है? हर बार डिफॉर्मेशन ये कर रहा है, हालांकि वो बात अलग है, वापस अपनी पोजीशन में आ जा रहा है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये भी देख लेते हैं। अब मैं जो भी फोर्स अप्लाई करूंगा उससे ये इसमें कुछ डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, यानी कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में क्या है ये? ऑफकोर्स रिजिड बॉडी, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसका खेल खत्म, है ना? दीवार आपको दिख रही है, बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है? फोर्स लगाया, देयर विल बी नो चेंज। जैसे भी लेकर आ जाइए, जैसे भी, हाँ, है ना, क्या कर देगी? खेल ही खत्म कर देगी पूरा घर का। तो वो क्या है? उसके लिए वो डिफॉर्मेशन फोर्स क्रिएट करेगी। यानी कि परफेक्टली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है स्टूडेंट। देयर इज नो वन परफेक्टली रिजिड। तो ये केवल एक अजम्पशन है कि ऐसा होना चाहिए। तो नियरली भी कोई होगा सर, कि कोई तो होगा, आसपास तो होगा। जी हाँ, आसपास है, एक है द नियरेस्ट अप्रोच टू ए रिजिड बॉडी। द नियरेस्ट अप्रोच टू ए रिजिड बॉडी इज कार्बोरंडम और डायमंड। इज डायमंड और कार्बोरंडम। क्या है इसका स्पेलिंग? ये, यानी कि इसको आप ट्रीट कर सकते हैं एज ए रिजिड बॉडी, बट स्टिल इसको भी किसी ना किसी बहुत ज्यादा हाईली अमाउंट का फोर्स लगा के इसको भी डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जा सकता है मोर और लेस इट विल नियरेस्ट अप्रोच टू ए रिजिड बॉडी। ठीक है। और ये भी लिख लेना, नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, या फिर नो मटेरियल बिहेव एज ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, है ना? जैसा लिखना चाहो। बढ़े आगे, चलिए। तो
आगे बढ़ा जाए। So no body is perfectly rigid body and it can be deformed by applying some suitable force। तो ये लाइन लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। So no body is perfectly rigid and every body can be deformed more or less by application of डिफॉर्मिंग फोर्स। सही है, यानी कि कम ज्यादा फोर्स लगा करके उसे डिफॉर्म कर ही सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे नहीं कर सकते। क्या आपके दांत रिजिड बॉडी है क्या? जी बिल्कुल नहीं, उसे तोड़ा जा सकता है बहुत तेजी से, है ना, वो नहीं है। चलिए इतना हुआ लिख करके, अगला हम पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि अब बात आती है मजेदार, कि अभी अभी हमने देखा ये कोई एक बॉडी था, पता था कि रिजिड बॉडी नहीं है, बट स्टिल आई अप्लाइड एक्शन फोर्स इन ऑर्डर टू चेक क्या ये है कि नहीं। तो मैंने चेक किया, ये डिफॉर्म हुई डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से, है ना। तो मैंने कहा रिजिड बॉडी नहीं है, तो ओके, मैंने मान लिया। लेकिन आपने देखा होगा ये चीज कि जब मैं एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं तो डिफॉर्म हुआ, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स, व्हाट हैपेंड? इट एग्जैक्टली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, यानी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स ये बॉडी क्या करता है? वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। सो राइट डाउन डेफिनेशन। तो पहले एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन क्या है। ऑल दिस डिफॉर्म्ड बॉडीज, पहले एक पॉइंट लिखिए, ऑल दिस डिफॉर्म्ड बॉडीज however regain their original shape and size after removal of deforming force। ठीक है, कैमरा चेक कर देते हैं। जी हाँ, कैमरा दौड़ रहा है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, सो नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which body regains its original position, body regain its original shape and size after removal of deforming force। तो ये हो गया हाई फाई डेफिनेशन। ठीक है, so the property of matter by virtue of which body regain its original shape and size after removal of deforming force is known as elasticity, is known as elasticity। तो elasticity बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मैटर का, जो क्या करता है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं कि हाँ कैसे रिगेन करता है। ठीक है, चलिए पहला रबर, बहुत इंपॉर्टेंट। रबर दिखता है ना, गंदा सा है लेकिन चलेगा। मैंने क्या किया, आई हैव अप्लाइड सम डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स अगेन इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज, सॉरी नॉट पोजिशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज
और ये जो प्रॉपर्टी है रीगेन करने का, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो कंफर्म है ये कि हर एक मटेरियल के लिए ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफर करेगी, है ना। ये जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है मटेरियल पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल पर। अगला, इस पर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया, वापस हटाया, अगेन इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टिल इसके ऊपर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा ये डिफॉर्म होगा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। अगर बहुत ही थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा मतलब क्या है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। कैसे 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 कैसे, देखिए, जो जितना रीगेन करेगा जल्दी, है ना, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्विकली, जो जितना जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जो जितना जल्दी रीगेन करता है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को, उसका इलास्टिसिटी उतना ही ज्यादा है। तो ये तो डिफॉर्म ही उतना कम होगा, है ना, डिफॉर्म ही बहुत कम होगा। स्टील वाला जो मटेरियल है वो बहुत कम डिफॉर्म होगा, तो जल्दी ही आएगा वापस, तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, वहीं पर रबर के लिए देखिए, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन ज्यादा फोर्स लगाया, अब इससे आने में समय लगता है, इससे आने में समय लगता है। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा लगा दे तो टूट ही जाएगी ये, तो है ना। तो ये इलास्टिक नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स स्टील पे लगा रहे इतना इस पे लगा दिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी। देखिए, ओरिजिनल में नहीं आई, नहीं आई, ओरिजिनल में नहीं आती है ना। तो ये ओरिजिनल में नहीं आएगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। चलिए, तो दिमाग में क्या रखना है कि इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी जिसके मॉलिक्यूल जितना जल्दी वापस रीगेन कर ले अपनी शेप एंड साइज को। ठीक है, चलिए, अब बात आती है कि सर इलास्टिसिटी कहां कहां होगी, कहां कहां होगी। तो इलास्टिसिटी बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होती है। किसमें होती है, तीनों में होती है। तो इलास्टिसिटी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होगी। हाँ जी हाँ, तीनों में होगी, इसीलिए अब पढ़ रहे हैं इससे, पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था। विस्कोसिटी हमने देखा था किसमें होती है, विस्कोसिटी केवल फ्लूइड्स में होती है। फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और सरफेस टेंशन किसमें होता है, सरफेस टेंशन ओनली इन लिक्विड। ये लिक्विड लिखा है ना, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नीट वालों के लिए और सीईटी वालों के लिए। इलास्टिसिटी तीनों में होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, विस्कोसिटी लिक्विड और गैस में, और सरफेस टेंशन ओनली इन लिक्विड। ठीक है, गैस में नहीं होती है सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्री सरफेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ना है, if on the removal of the deforming force, लिखिए एक छोटा सा पॉइंट, if on the removal of deforming force body regains its original shape, body regains its original shape and size completely, it is said to be perfectly elastic, perfectly elastic। अब यहां पर इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट बताएंगे आपको थोड़ा सा। If on the removal of the deforming force body doesn't regain, है ना, on the other hand if the body doesn't have any tendency,
doesn't have any tendency to regain its original shape and size. Original shape and size. It is said to be perfectly plastic. प्लास्टिक, ठीक है। चलिए एक और है, ओके। चलिए आइए समझते हैं क्या है। इसी कंसेप्ट पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया 2009 और 2003 में, इन दो डेफिनेशन पर, इसीलिए इतना अच्छे से लिखा है ना। क्या है, if on the removal of the deforming force body regain its original shape and size completely then it is said to be perfectly elastic। जैसे perfectly elastic की हम बात करते हैं, ये है, क्या ये डिफॉर्म होगा, लेट अस सी, है ना। इसको मैंने यहां से फिक्स रखा, नाउ आई अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अगेन इट्स regain its original shape and size within a very short time period। देखिए जैसे फोर्स हटाया उससे पहले ही यहां आ जाता है, सही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करेगा, हालांकि कुछ टाइम लेता है और कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो। ये देखिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं कह सकते, मुड़ गया वैसे बच्चों, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। चलिए अगला एक और, क्या ये परफेक्टली इलास्टिक है, नहीं, ये तो मुड़ गया, ये देखिए इसका खेला ही खत्म कर देंगे, भी नहीं कर नहीं सकते, काम में लेना है, ठीक है। तो इसका क्या कहना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कंप्लीटली रिगेन कर ले इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को, उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। और प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत हम जहां तक पहुंचे हैं परफेक्टली इलास्टिक के आसपास, वो एग्जांपल है कौन सा, क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर, तो ये 2009 या 2003 पीएमटी में पूछा गया सवाल है कि परफेक्टली इलास्टिक कौन है। 4 ऑप्शन में से क्वार्ट्ज फाइबर आपका आंसर होगा। अगला, ऑन द अदर हैंड इफ द बॉडी डजंट हैव एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि बिल्कुल टेंडेंसी है ही नहीं, तो वो क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक। चलिए अब क्या हो जाए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो पार्शियली रिगेन करता है इसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज का, यानी कि फोर्स लगाया और आधा पुर्जा वापस ने रिगेन किया। जैसे ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, आधा पुर्जा इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन किया, तो उसे क्या कहेंगे, पार्शियली इलास्टिक। क्या कहेंगे, पार्शियली इलास्टिक। तो पार्शियली इलास्टिक वो होगा which partially regain its original shape and size after removal of deforming force, ठीक है। चलिए इतना लिखिए। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए एक हेडिंग लगाई, माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। तो बहुत ही आसान वर्ड में समझिए इसे, क्या था, एग्जाम्पल लेंगे, ग्राफ वही काम आएगा जो स्टार्टिंग में बताया था अभी, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक रीजन ये कहता है कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को लिए और डिफॉर्म करना चाहा तो आपने क्या लगाया, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया,
ठीक है। तो ये आपने डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया, लेकिन डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद तुरंत ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करता है, रिगेन करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हो सकता है रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा होगा। तो सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी आप मटेरियल लेते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। तो मैंने 2 एटम दिखाए, उनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। या फिर बहुत सारे एटम्स ले लो, ये लो। तो ये तब है जब आपने कोई डिफॉर्मेशन फोर्स नहीं लगाया होगा, यानी कि सिस्टम इस समय स्टेबल रहा होगा। स्टेबल रहा होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो 2 एटम के बीच में डिस्टेंस क्या होता है इक्विलिब्रियम के टाइम पर? उस डिस्टेंस को हम कहते हैं r इक्वल टू आर नोट। यानी कि ये r इक्वल टू आर नोट रहा होगा, r इक्वल टू आर नोट रहा होगा, तभी तो ये सिस्टम स्टेबल है और इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट पर बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ। बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ, दैट मीन्स नाउ आर नोट नहीं रहेगा, वो आर नोट से बढ़ जाएगा। किसी तरह से चेंज होगा। तो आर नोट से जितना चेंज हुआ है वो उसके इक्विलिब्रियम को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो वो चाहेगा कि वापस वो कहाँ पहुंच जाए? आर नोट पर पहुंच जाए। या तो ये इधर गया होगा या फिर ये इधर गया होगा डिफॉर्मेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। दोनों ही केस में क्या करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा कि भाई वापस फोर्स लगाओ उतना ही जितने फोर्स हमें बाहर भेजा गया है, तो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स उसने लगाया। ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस उसे क्या करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाएगा, सही है, यानी कि अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पर लाएगा। यही कारण है क्या कि कोई भी जो बॉडी है वो नहीं चाहती है कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस केस में जाए, इसलिए वो हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है। जैसे कि स्प्रिंग वाले केस में क्या कि स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा और फोर्स हटा दिया डिफॉर्मेशन, वापस स्प्रिंग अपनी जो पुरानी पोजीशन वहां चल जाती है। जैसे रबर को खींचा, ये रहा, खींच दिया, खींचा वापस छोड़ दिया, क्या होगा? वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में चली गई। क्यों? क्योंकि इसने रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट किया। क्यों किया? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब हुआ। किससे डिस्टर्ब हुआ? पहले वाली जो डिस्टेंस जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r इक्वल टू आर नोट था, तो वो वही रखना चाहते हैं r इक्वल टू आर नोट। उससे आप डिस्टर्ब करेंगे तो दे विल ट्राई टू जनरेट रीस्टोरिंग फोर्स इन ऑर्डर टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलास्टिसिटी, ठीक है। और एग्जांपल देखो, इस पे फोर्स लगाएंगे, अगेन इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये भी क्या है? एलास्टिसिटी, ठीक है। इस पर लगाया, ये भी क्या करेगा? रीगेन करेगा इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये भी क्या है? एलास्टिसिटी, ठीक है। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल ले लिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, उसके साथ अपना आज का लेक्चर खत्म। तो माइक्रोस्कोपिक रीजन जो है केवल दिमाग में रखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ऐसा ऐसा होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है छोटा सा, राइट कॉपर स्टील ग्लास एंड रबर, राइट कॉपर स्टील रबर ग्लास rubber glass in order of increasing coefficient, in order of increasing coefficient in order of increasing coefficient of elasticity। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। पहला है ऑप्शन इसमें स्टील, रबर, कॉपर और ये ग्लास। दूसरा ऑप्शन बी है रबर, कॉपर, ग्लास, स्टील। तीसरा ऑप्शन है रबर, ग्लास, स्टील, कॉपर। और यहाँ है आपका रबर, ग्लास, कॉपर, स्टील। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबर की। R फॉर रबर है, S फॉर स्टील, C फॉर कॉपर, G फॉर ग्लास। तो रबर है, ग्लास है, कॉपर है और स्टील है। तो मैंने कहा था कि स्टील के मॉलिक्यूल जो है सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं मेटल्स प्रॉपर्टी, मेटल्स के अंदर
इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी कि स्टील का जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा होता है, जैसे आप फोर्स लगाएंगे तुरंत वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे कम होती है रबर की, तो रबर में वो नेचर नहीं होता है कि वापस वो तुरंत क्या करे, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में जाए। ठीक है, तो सबसे कम हुई रबर की, सबसे ज्यादा हुई स्टील की, बीच में ये दोनों। ठीक है, अब देखो स्टील क्या है, मेटल नेचर का है, कॉपर भी क्या है, मेटल नेचर का रहेगा यहाँ पर, यानी कि इसमें भी टेंडेंसी होगी वापस रिगेन करने की, लेकिन स्टील से कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा ग्लास, तो पहला आ जाएगा रबर, सबसे कम वाला, तो सबसे कम रबर तीनों में रबर है। सबसे ज्यादा स्टील की होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्टील की, यानी कि ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, पहला रबर है लास्ट स्टील, पहला रबर है दूसरा स्टील है लास्ट, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों को चेक करते हैं, इसमें ग्लास और इसमें कॉपर और ग्लास है, इसमें ग्लास और कॉपर है, तो क्या आ जाएगा, कॉपर की ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था कि स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, रबर की सबसे कम। ठीक है, ये ऑर्डर था। तो फाइनली आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। तब तक के लिए मजे करते रहिए, इलास्टिसिटी पढ़ते रहिए। ठीक है, टाटा।